एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसकी पत्नी प्रायः बीमार रहती थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ी तो उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगी। उसने अपनी इकलौती बेटी रूपमती को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, मेरी प्यारी बच्ची, तू सदा ईमानदारी और अच्छे बने रहना। अच्छे और सच्चे आदमी की मदद भगवान भी करता है, इसलिए ईश्वर सदा तेरे साथ रहेगा। मैं भी स्वर्ग से तेरा ध्यान रखूंगी और जब तुझे जरूरत होगी मैं तेरे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर उस महिला ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। रूपमती अपनी मां की मृत्यु पर बहुत रोई, क्योंकि अब रोने के अलावा और कोई चारा उसके पास नहीं था। वह रोज अपनी मां की कब्र पर जाती, उस पर फूल चढ़ाती और जी भरकर रोती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सर्दियों में जब उसकी मां की कब्र बर्फ से ढक गई, तब भी वह बच्ची उस जगह पर रोज जाती, कब्र के ऊपर की बर्फ साफ करती, उस पर फूल चढ़ाती और अपनी मां के लिए आंसू बहाती। एक साल भी नहीं बीत पाया था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां की भी दो बेटियां थीं। वे दोनों देखने में तो सफेद थी, पर दिल से बहुत काली थी। वे दोनों बहनें अपनी सौतेली बहन रूपमती से बहुत चिढ़ती थी। जब कभी भी मौका मिलता तो रूपमती को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती थी। इस प्रकार घर में सौतेली मां और सौतेली बहनों के आने से रूपमती का खराब समय शुरू हो गया। दोनों बहनें घर का कुछ भी काम नहीं करती थी, पर रूपमती को कभी आराम से नहीं बैठने देती थी। कभी उसे मूर्ख और गंवार कहकर उसका अपमान करती, तो कभी कहती, जो रोटी खाना चाहेगा तो उसे इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तू तो रसोई में ही ठीक रह सकती है, जा रसोई में, यहां क्यों बैठी है। उन दोनों बहनों ने रूपमती के सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े भी उससे छीन लिए तथा अपने पुराने तथा भद्दे से कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए और उसके सुंदर से जूतों की जगह उसे लकड़ी के जूते बनवा कर दिए, ताकि जल्दी जल्दी वह जूते न तोड़े। उसे भद्दे और मैले कपड़े पहनाकर दोनों सौतेली बहन जी भरकर उसका मजाक बनाती। अपने पिता से भी अपना दुख कह नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वह सारा दिन व्यापार में व्यस्त रहता और दूसरे वह अपनी दूसरी पत्नी के मामले में दखल देना नहीं चाहता था। इसलिए जैसा उसकी सौतेली मां और बहनें करती या कहती, वह भी चुपचाप सहन करती रहती। अब रसोई के सारे काम उसे ही करने पड़ते। उसे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया जाता, क्योंकि उसके सोने का स्थान अब उसका रसोई घर ही था। रोज सुबह सुबह वह पानी भरकर लाती, घर के सभी लोगों के लिए नाश्ता खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और पूरे घर की सफाई करती। इन सब कामों के बाद भी उसकी सौतेली मां और दोनों बहनें खरी खोटी सुनाती रहती। जरा सा भी नुकसान होने पर उसे मार भी पड़ती। घर का सारा काम खत्म करने के बाद अगर कुछ समय बचता तो सौतेली मां उसके आगे अनाज और दालें साफ करने को रख देती। पानी की कमी की वजह से रूपमती रोज रोज स्नान भी नहीं कर पाती थी, इसलिए गंदे कपड़ों और उलझे हुए बालों से उसकी शक्ल एक नौकरानी जैसी हो गई। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह किसी अमीर बाप की बेटी है। एक बार उसका पिता एक मेले में जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने पहले अपनी दोनों सौतेली बेटियों से पूछा, तुम्हें मेले से क्या मंगाना है। बड़ी लड़की ने कहा, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों की मालाएं चाहिए। आखिर में उसने रूपमती से पूछा, तुम मेले से अपने लिए क्या मंगाना चाहती हो। रूपमती बोली, पिताजी, मेरे लिए आप चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा लाइएगा। जब आप वापस घर आएंगे तो रास्ते में जरूर मिल जाएगा। मेले में अमीर आदमी ने अपनी पत्नी और दोनों सौतेली बेटियों के लिए वह सब कुछ खरीदा जो उन्होंने मंगाया था, पर अपनी रूपमती के लिए पौधा उसे मेले में कहीं नहीं मिला। जब वह अपने घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा लगा दिखाई दिया। उसने उसे उखाड़ लिया। वह सोचने लगा कि रूपमती ने कोई भी कीमती चीज न मांगकर चिलगोजे का एक नन्हा सा पौधा ही क्यों मांगा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। घर पहुंचकर उसने मेले से लाए उपहार तीनों बेटियों के दिए। रूपमती ने वह नन्हा पौधा ले जाकर अपनी मां की कब्र के पास लगा दिया। पौधा लगाते समय उसे इतना रोना आया कि पौधे की सारी मिट्टी उसके आंसुओं से गीली हो गई। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा।
रूपमती हर रोज सुबह शाम अपनी मां की कब्र पर जाती, उसके पास अपने सारे दुख सुनाती और जी भरकर रो लेती। पौधा बड़ा होने लगा। चिलगोजे के उस छोटे से पेड़ पर एक सफेद चिड़िया आकर रहने लगी। जब कभी रूपमती अपनी मां की कब्र पर अपनी कोई इच्छा प्रकट करती, तब वह सफेद चिड़िया उसकी हर इच्छा को पूरा कर देती। एक बार की बात है, वहां के राजा ने अपने राजकुमार की पसंद की लड़की ढूंढने के लिए एक उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव 3 दिनों तक चलना था। इस उत्सव में उसने अपने राज्य की सभी सुंदर और अमीर घरों की लड़कियों को निमंत्रण भेजा। रूपमती की दोनों सौतेली बहनें, जो सुंदर भी थीं और अमीर बाप की बेटी भी, इस उत्सव के लिए आमंत्रित थी। राजमहल से निमंत्रण पाकर दोनों बहनें खुशी से फूली न समाईं। उन्होंने रूपमती को बुलाकर अपनी कंधी करवाई, फिर उससे अपने जूतों पर पालिश करवाई, उसी से उन जूतों के फीते बंधवाए और फिर अच्छी तरह सज धज कर दोनों बहनें बोली, तू घर का सारा काम ठीक ढंग से करना, हम दोनों राजमहल के उत्सव में जा रही हैं। उन दोनों के जाने के बाद रूपमती को बहुत रोना आया, क्योंकि वह खुद भी इस उत्सव में जाना चाहती थी, पर उसके पास न ही सुंदर कपड़े थे और न ही सुंदर जूते। उसने अपनी सौतेली मां से महल में जाने की अनुमति मांगी, तो वह चीख कर बोली, तू भाग्यहीन तो पूरी तरह से चूल्हे की राख से अटी हुई है। राजकुमार के विवाह में जाएगी? भाग यहां से और चुपचाप घर का काम कर। यह उत्सव तेरे लिए नहीं है। रूपमती फिर भी अपनी मां से अनुनय विनय करती रही, तो सौतेली मां ने तंग आकर 2-3 दालें मिलाकर उसे साफ करने के लिए बोली, अगर तू ये तीनों दालें 2 घंटे में अलग कर देगी, तो मैं तुझे जाने की अनुमति दे सकती हूं। रूपमती ने दालों की वह थाली चुपचाप उठाई और बाहर बाग में बैठकर अपनी मां को याद करके रोने लगी। वह सोचने लगी कि अगर उसकी अपनी मां आज जिंदा होती, तो वह भी इस उत्सव के लिए जरूर जाती। तभी वह सफेद पक्षी उसके पास आया और थोड़ी ही देर में उसने सारी दालें अलग कर दी। रूपमती की खुशी का ठिकाना न रहा। वह 1 घंटे बाद जब तीनों दालें अलग करके अपनी सौतेली मां के सामने पहुंची, तो सौतेली मां हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सारा दिन लगाने पर भी यह लड़की इन दालों को अलग नहीं कर पाएगी। अब भी वह उसे उस उत्सव में जाने नहीं देना चाहती थी। वह बोली, तू इस राजमहल के उत्सव में कैसे जा सकती है? न तो तू साफ सुथरी है, न ही तेरे पास सुंदर कपड़े और जूते हैं। राजमहल के सारे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और इससे तेरे पिता की भी बदनामी होगी। इतना कहकर वह अपनी दोनों बेटियों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजमहल की ओर चल दी। अब घर में उसके सिवाय और कोई नहीं था। वह दौड़कर अपनी मां की कब्र पर गई और उस चिलगोजे के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए बोली, ओ प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पर सोना चांदी गिरा। इतना कहते ही उस नन्हे से पेड़ से उसकी गोदी में सोने चांदी से खड़े कपड़े आ गिरे और साथ ही मखमल की सुंदर सी जूतियां भी, जिन पर चांदी की कढ़ाई की हुई थी। रूपमती उन दोनों चीजों को लेकर घर की ओर दौड़ी और जल्दी से नहा धोकर उन कपड़ों और जूतियों को पहनकर महल की ओर चल दी। वह भी पैदल वाले छोटे रास्ते से चलकर नाच शुरू होने से पहले राजमहल में पहुंच गई। उसकी सौतेली मां और सौतेली बहनों की नजर जब उस पर पड़ी, तो वे उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाई, क्योंकि वह इस समय सोने चांदी से खड़े कपड़े और मखमली जूते पहनकर पूरी तरह राजकुमारी लग रही थी। नाच शुरू होने के कुछ देर बाद राजकुमार रूपमती के पास आया और उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त की। वह खुशी से राजकुमार के साथ नाचने लगी। जब राजकुमार बहुत देर तक रूपमती के साथ ही नाच करता रहा, तो उस उत्सव में आई अन्य सभी लड़कियों को राजकुमार पर बहुत गुस्सा आया। जब कोई अन्य लड़की राजकुमार के साथ नाचने के लिए उसके पास जाती, तो वह कहता, अभी नहीं, बाद में। इस तरह राजकुमार रूपमती के साथ नाचता रहा। धीरे धीरे शाम होने लगी तो रूपमती का दिल घबराने लगा। वह राजकुमार से अपने घर वापस जाने की आज्ञा मांगने लगी, पर राजकुमार उससे इतना प्रभावित था कि उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह खुद भी उसके साथ घर जाना चाहता था, क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि इतनी सुंदर बेटी किसकी है और कहाँ रहती है। इधर रूपमती को अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली मां और बहनों से पहले घर पहुंचना चाहती थी। वह बहाना बनाकर राजकुमार से हाथ छुड़ाकर चुपचाप महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। अपनी सौतेली मां और दोनों बहनों के घर पहुंचने से पहले ही
वह अपने पुराने कपड़े पहनकर घर के काम में लग गई। अपने सुंदर से कपड़े उसने उसी पेड़ के नीचे रख दिए। वह सफेद पक्षी उसे वापस ले गया। दूसरे दिन फिर उसकी सौतेली मां अपनी दोनों बेटियों को पहले से ज्यादा सजा धजा कर राजमहल ले गई। उन तीनों के जाने के बाद वह दौड़ी दौड़ी अपनी मां की कब्र पर गई और उस पेड़ को हिलाती हुई बोली, ओ मेरे प्यारे नन्हे पेड़, खुद को थोड़ा हिला डुला और मुझ पर सोना चांदी गिरा। उस पेड़ ने उस पर पहले की तरह सोने चांदी की कढ़ाई वाले कपड़े गिरा दिए। आज के कपड़े और जूते पिछले दिन के कपड़ों और जूतों से भी सुंदर थे। उन कपड़ों में वह जैसे ही राजमहल में घुसी, सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। राजकुमार भी उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच गया। वह उसका हाथ पकड़कर नाचने वाले हॉल में ले गया और उसी के साथ नाचने लगा। आज भी वह केवल उसके साथ नाचना चाहता था। लड़कियों की भीड़ में उसे केवल यही एक लड़की पसंद आई थी। जैसे ही शाम होनी शुरू हुई, वह घबराने लगी। उसे नाचने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वह अपनी मां और बहनों से पहले अपने घर पहुंचना चाहती थी। जब उसने घर जाने की इच्छा व्यक्त की तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजकुमार की नजर बचाकर वह पीछे के दरवाजे से झाड़ियों में गुम हो गई। बेचारा राजकुमार अंधेरे में देख नहीं पाया। राजकुमार महल के पीछे वाले बाग में उस सुंदर लड़की को ढूंढता रह गया और इधर रूपमती ने झट से अपने सुंदर कपड़े उतारकर अपनी मां की कब्र के पास वाले पेड़ के नीचे रखे और वही मैले कुचैले कपड़े पहनकर अपने दोनों हाथ और मुंह चूल्हे की राख से ऐसे रंग लिए जैसे लगे कि वह सारा दिन रसोई से बाहर ही नहीं निकली है। उसकी सौतेली मां जब अपनी दोनों बेटियों के साथ घर पहुंची तो उसे बहुत तसल्ली हुई कि वह सुंदर लड़की रूपमती नहीं थी, जबकि उस लड़की की सूरत उससे बहुत मिलती जुलती थी। तीसरे दिन भी जब सौतेली मां अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल के उत्सव के लिए रवाना हुई तो रूपमती दौड़ी दौड़ी अपनी मां की कब्र के पास गई और उसने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी पहले वाला गाना फिर दोहराया। तो फिर से उस पेड़ से चमक धमक वाले सुंदर कपड़े उसके हाथ में आ गिरे और बाद में असली सोने की बनी हुई सैंडल भी। जल्दी से नहा धोकर वह सुंदर कपड़े और सोने की सैंडल पहनकर राजमहल में पहुंची। आज फिर सब उसकी सुंदरता तथा कपड़ों की देखते रह गए। नाच अभी शुरू नहीं हुआ था क्योंकि राजकुमार अपनी पसंद की सुंदर और सुकोमल लड़की को ढूंढ रहा था। जैसे ही रूपमती नाच वाले बड़े हॉल में घुसी तो राजकुमार तेजी से उसके पास आया और उसे अपने साथ नाचने के लिए आमंत्रित किया। अगर कोई और लड़की उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त करती तो वह यही कह देता, अभी कुछ इंतजार करो, मैं बाद में तुम्हारे साथ नाचूंगा। इसी तरह नाच करते करते शाम होने लगी और रूपमती को घर जाने की जल्दी होने लगी। राजकुमार के सामने उसने बहाना बनाया और तेजी से राजमहल से गायब हो गई। राजकुमार काफी देर तक उस लड़की के वापस आने की प्रतीक्षा करता रहा। बाद में वह महल के पिछली ओर गया क्योंकि पहले भी वह लड़की पीछे की ओर से निकलकर कहीं गायब हो गई थी। वहां पर उसे सोने की एक सैंडल मिली। उसने झट से उस सैंडल को उठाकर देखा कि वह खूबसूरत सैंडल सोने से बुनी हुई थी। राजकुमार ने अपने पिता के सामने शर्त रखी कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसके पैर में सोने की यह सैंडल ठीक ठीक आ जाएगी। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि राजकुमार उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा जिसके पैर में वह सोने की सैंडल ठीक आएगी, जो उसे महल के पीछे वाले बाग में मिला था। राज्य की सभी सुंदर लड़कियों और रूपमती की दोनों सौतेली बहनों ने भी उस सैंडल को पहनकर देखा, पर वह किसी के पैर में पूरी तरह ठीक नहीं आई। रूपमती की बड़ी सौतेली बहन ने तो रानी बनने के लालच में अपने पैर की अंगुली भी घायल कर ली, पर सैंडल पहनकर एक कदम भी आगे नहीं चल सकी क्योंकि वह उसके पैर के लिए बहुत छोटी थी। फिर भी सौतेली मां ने राजमहल में खबर भेज दी कि उसकी बड़ी बेटी को वह सैंडल पूरी आ गई है। राजकुमार खुद आकर देख ले। राजकुमार उस अमीर आदमी के घर पहुंचा जिसकी बेटी के पैरों में सोने की सैंडल पूरी आई थी। उसने वहां जाकर देखा कि लड़की सचमुच ही वह सैंडल पहने खड़ी है। वह उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल की ओर चल दिया, पर जैसे ही उसका घोड़ा रूपमती की मां की कब्र के पास से गुजरा तभी उसे पेड़ से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी, गुट्टर गूं, इसको लेकर जाता कहां तू?
सैंडल छोटी है इसके पैर में, तेरी रानी बैठी है घर में। राजकुमार ने जब यह गाना सुना तो उसने घोड़ा रोककर उस लड़की के पैर को देखा तो पाया कि सचमुच ही वह सैंडल उसके पैर के लिए छोटी थी और इसी वजह से उस लड़की के पैर का अंगूठा और अंगुलियां घायल हो गई थी तथा सैंडल खून से लाल हो गया था। राजकुमार को उस लड़की की धूर्तता पर बहुत गुस्सा आया। उसने झट से अपना घोड़ा रूपमती के घर की ओर मोड़ दिया। वहां पहुंचकर बोला, यह मेरी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि यह सैंडल इसके पैर में सही नहीं है। शायद इसकी कोई और बहन होगी जिसे यह जूता पूरा आता हो। सौतेली मां ने झट से अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उसे वो सैंडल पहनाकर देखा, पर उसके पांव की अंगुलियां कुछ बड़ी थीं। फिर भी लालची मां ने उस लड़की को यह सैंडल जबरदस्ती पहना दी। लड़की बड़ी मुश्किल से 4-5 कदम चलकर राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही वह रूपमती की मां की कब्र के पास पहुंचा तो उसे फिर वही गाना सुनाई दिया। वह घोड़ा रोककर नीचे उतरा तो उसने देखा कि बड़ी बहन की तरह उसके पैर से भी खून निकल रहा था। वह फिर अपने घोड़े को वापस उस लड़की के घर ले गया और उसकी मां से बोला, यह लड़की भी मेरी रानी नहीं बन सकती, क्योंकि यह सैंडल इसके पैर के लिए भी छोटी है। क्या तुम्हारी और कोई बेटी है? अमीर आदमी बोला, नहीं, पर मेरी पहली पत्नी की लड़की है जो अब इस घर में नौकरानी का काम करती है। वह तुम्हारी रानी बनने के लायक नहीं है। राजकुमार ने जब उस लड़की से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो सौतेली मां बोली, नहीं नहीं, तुम उस गंदी लड़की से नहीं मिलो तो अच्छा है, वो बहुत गंवार है। पर राजकुमार उसी क्षण उसी लड़की से मिलना चाहता था। अतः हारकर सौतेली मां को राजकुमार के सामने रूपमती को उपस्थित करने के लिए तैयार होना ही पड़ा। रूपमती ने झट से अपने हाथ पैर और मुंह धोया और साफ कपड़े पहनकर राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमार को वह चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, फिर भी वह चुप रहा। उसने रूपमती को सोने की वह सैंडल पहनने का हुक्म दिया। रूपमती ने अपनी लकड़ी की सैंडल उतारकर जब उस सोने की सैंडल में पैर डाला तो उसके पैर में ऐसी सही आई जैसे यह सैंडल उसी के लिए बनाई गई हो। अब राजकुमार को पूरा विश्वास हो गया कि यह वही सुंदर लड़की है जिसने 3 दिनों तक उसके साथ नृत्य किया था। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाया और उसके पिता से बोला, मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई। यही मेरी असली पत्नी है, क्योंकि 3 दिनों तक मैंने इसी लड़की के साथ नृत्य किया